1975 में आई फिल्म शोले के इस साल 50 साल पूरे हुए थे और आज हम सबकी चहेती बेहद लोकप्रिय जय वीरू की जोड़ी टूट गई। वीरू यानी धर्मेंद्र जी आज सुबह हम सबको इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कह सकते हैं आज धर्म युग का अंत हो गया। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही, जिसमें आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र की और उनके शानदार जीवन सफर की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बड़े बयान की जिससे पाकिस्तान परेशान हो गया है। बताऊंगी आपको कि क्यों नाइजीरिया में बड़ी संख्या में ईसाई लोग मारे जा रहे हैं और कौन मार रहा है उन्हें। बात होगी प्रदूषण की आड़ में नक्सली एजेंडे की और राम मंदिर पर होने जा रहे ध्वजारोहण की। लेकिन इन खबरों से पहले देखते हैं दिन की बड़ी खबरें। बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र का आज 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विलेपार्ले शमशान घाट में हुआ। उनके बड़े बेटे सनी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी। अमिताभ बच्चन और सलमान खान समेत कई सेलिब्रिटीज अंतिम संस्कार में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। जस्टिस सूर्यकांत ने हाल ही में रिटायर हुए जस्टिस BR गवई की जगह ली है। उनका कार्यकाल आज 24 नवंबर 2025 से लेकर 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। स्वदेशी युद्धपोत INS माहे आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। यह माहे सीरीज का पहला एंटी सबमरीन और उथले पानी में चलने वाला युद्धपोत है, जो तटीय इलाकों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। बॉलीवुड ने अपना एक महान सितारा खो दिया। धर्मेंद्र, जिन्हें हम सब ने ही मैन के नाम से जाना, उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया। पूरे देश में शोक की लहर है। बॉलीवुड का वो दौर जब धर्मेंद्र स्क्रीन पर दिखते थे और सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठते थे, वो दौर अब बस यादों में रह गया है। धर्मेंद्र जी पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था। 10 नवंबर को उनकी तबीयत गंभीर हो गई और उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। हालांकि तबीयत में सुधार के बाद 12 नवंबर को उन्हें घर भेज दिया गया। सबने सोचा कि अब सब ठीक है, लेकिन आज सुबह फिर से उनकी तबीयत बिगड़ी। एम्बुलेंस उनके घर से निकलती हुई दिखी और कुछ ही घंटों में ये दुखद खबर आ गई कि हिंदी सिनेमा का ये महानायक अब हमारे बीच नहीं रहा। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था, यानी अगले महीने 8 दिसंबर को वो 90 साल के हो जाते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शुमार होना, उनकी एक कहानी खुद किसी फिल्म से कम नहीं है। धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया। शुरुआत में उन्हें पहचान नहीं मिली, लेकिन करीब 5 साल संघर्ष करने के बाद 1965 के आसपास उनकी किस्मत बदलने लगी। फूल और पत्थर, आए दिन बहार के जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया और फिर तो एक के बाद एक हिट फिल्में आती रहीं। धर्मेंद्र ने अपने 6 दशक के करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की और सबसे बड़ी बात, उनके नाम हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। चाहे एक्शन हो, रोमांस हो, कॉमेडी हो या ड्रामा, धर्मेंद्र हर रोल में फिट बैठते थे। उनकी कुछ यादगार फिल्मों की बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है शोले। 1975 में आई ये फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाती है। वीरू का किरदार लोगों के दिलों में बस गया। फिर मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, धर्मवीर, चुपके चुपके, यादों की बारात, गुलामी जैसी दर्जनों फिल्में हैं जो आज भी लोग बार बार देखते हैं। धर्मेंद्र को ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था, क्योंकि उनमें वो ताकत थी, वो मर्दानगी थी जो उस दौर के हीरो में होनी चाहिए थी। लेकिन साथ ही उनमें एक नरमी भी थी। रोमांटिक सीन में वो इतने ही दिलकश लगते थे जितने एक्शन सीन में दमदार। यही उनकी खासियत थी। 1990 के दशक के बाद धर्मेंद्र ने कैरेक्टर रोल्स करना शुरू किया और इसमें भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। प्यार किया तो डरना क्या, अपने, लाइफ इन द मेट्रो, यमला पगला दीवाना और हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इन सभी फिल्मों में उनके अभिनय ने साबित किया
कि उम्र बढ़ने के बाद भी उनकी चमक कम नहीं हुई थी। उनकी आखिरी फिल्म थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जो 2024 में रिलीज हुई थी। इसमें शाहिद कपूर और कृति सानन के साथ उन्होंने काम किया और अब दिसंबर में उनकी एक और फिल्म 21 आने वाली है, जिसमें वो अगस्त नंदा के साथ नजर आने वाले हैं। लेकिन अब धर्मेंद्र इस फिल्म को रिलीज होते हुए नहीं देख पाएंगे। उन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी प्रकाश कौर से हुई, जिनसे 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल और 2 बेटियां विजेता और अजीता। फिर उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की और उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। उनके बेटे सनी और बॉबी भी सफल एक्टर्स रहे हैं। पोते भी अब फिल्मों में आ रहे हैं। धर्मेंद्र ने राजनीति में भी हाथ आजमाया और साल 2004 से 2009 तक बीकानेर से सांसद रहे। साल 2012 में धर्मेंद्र को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये भारतीय सिनेमा में उनके योगदान की पहचान थी। लेकिन असली पुरस्कार तो वो प्यार है जो उन्हें जनता से मिला। लोग आज भी उनकी फिल्में देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनकी नकल करते हैं। यही तो है असली सफलता। धर्मेंद्र सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक युग थे। तभी तो करण जौहर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एक युग का अंत हुआ। धर्मेंद्र ने एक ऐसा दौर देखा जब फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, और वो दौर भी देखा जब डिजिटल सिनेमा आ गया। इतने लंबे समय तक खुद को रेलेवेंट रखना, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आज जब धर्मेंद्र हमसे दूर चले गए हैं तो पूरा बॉलीवुड शोक में है, और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, पूरा देश शोक में है। फैंस सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हर किसी की आंखें नम हैं, क्योंकि धर्मेंद्र सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो एक इमोशन थे। वो हमारे बचपन की यादों का हिस्सा थे। धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, शोहरत, दौलत, इज्जत, प्यार, सब कुछ। लेकिन उनके जाने से खालीपन आ गया। हिंदी सिनेमा का एक सुनहरा दौर आज पूरी तरह से खत्म हो गया। अब धर्मेंद्र की फिल्में ही उन्हें जिंदा रखेंगी। उनकी मुस्कुराहट, उनकी आवाज, उनका अंदाज, ये सब हमेशा हमारे साथ रहेगा। उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। बॉलीवुड के ही मैन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उनका काम, उनकी विरासत, उनकी फिल्में, ये सब पीढ़ियों तक याद रखे जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है, जब भी कोई कलाकार हमें छोड़कर जाए, चाहे वो संगीतकार हो, गीतकार हो या एक्टर, श्रद्धांजलि के रूप में हमें उनके काम को देखना चाहिए, एक बार फिर से उसको रिविजिट करना चाहिए। तो आज अगर आप धर्मेंद्र की कोई फिल्म देखना चाहेंगे तो वो फिल्म कौन सी होगी, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं। और साथ ही बताएं कि उनका कौन सा डायलॉग ऐसा है जो आज भी आप कई बार बोल जाते हैं। सोचिए और जरूर लिखिए। यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली में सिंधी समाज के एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि बॉर्डर बदल सकते हैं और कौन जानता है कि कल सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। बयान सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे गहरी राजनीति और कूटनीति छिपी हुई है। 22 नवंबर को सिंधी समुदाय के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के एक पुराने कोट का जिक्र किया। फिर से सुनिए। ये आडवाणी जी का कोट है, आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। राजनाथ सिंह पहली बार तो ऐसी बात कह नहीं रहे। 22 सितंबर को मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पीओके अपने आप ही भारत में मिल जाएगा, हमें कोई आक्रामक कदम नहीं उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वहां के लोग मैं भी भारत हूं का नारा लगाने लगे हैं और हम बिना हमला किए पीओके को वापस पा सकते हैं। और ऐसा सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में साफ कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है। जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया
और अनुच्छेद 370 की ज्यादातर धाराओं को खत्म करने का प्रस्ताव रखा, तब उन्होंने जो कहा था वो एक बार फिर से सुन लीजिए। तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पीओके के बारे में तो भारत के ज्यादातर लोगों को पता ही है, कैसे पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया और आज वहां के हालात कैसे हैं, कितने खराब हैं। लेकिन आज बात होगी सिंध की, वही सिंध जिसका जिक्र आज भी हमारे राष्ट्रगान में है। हम सब सुनते हैं, गाते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। कभी सोचा है पाकिस्तान के अलग होने के बाद भी हमारा राष्ट्रगीत में ये हिस्सा क्यों है? सिंध को समझने के लिए आपको 1947 के बंटवारे की पीड़ा समझनी होगी। जब देश का बंटवारा हुआ तो सिंधु नदी के किनारे बसा सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। वहां लाखों सिंधी हिंदू रहते थे जिन्हें अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी भी सिंध से ही आए थे। सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंटवारे के इस दर्द को कैसे बयां किया। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक लेटर जारी करके राजनाथ सिंह के इस बयान की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान ने इसे भ्रम से भरा और विस्तारवादी हिंदुत्व मानसिकता वाला बताया है। इस्लामाबाद ने कहा कि ऐसे बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून और मान्यता प्राप्त सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। लेकिन असली बात यह है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पहले से ही अलगाववादी गुट सक्रिय हैं। सिंधी राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जीएम सैयद ने 1972 में सिंधु देश यानी अलग सिंधु राष्ट्र की मांग की थी। वहां के सिंधी लोग मानते हैं कि पंजाबी बहुसंख्यकों के हाथों उन्हें भेदभाव झेलना पड़ता है। राजनाथ सिंह के बयान को सिर्फ भावनात्मक अपील समझना गलत होगा। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। कश्मीर मुद्दा, आतंकवाद और सीमा विवाद पुराने ही हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली पर्यटक की मौत हुई थी। भारत ने इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर हमला किया। ऐसे में राजनाथ सिंह का यह बयान साफ संदेश देता है। पहला, भारत अब पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवाद को चुपचाप नहीं सहेगा। दूसरा, पीओके और सिंध जैसे क्षेत्रों में पाकिस्तान की पकड़ कमजोर हो रही है और वहां के लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। यह बयान पाकिस्तान को याद दिलाने के लिए है कि भारत अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को भूला नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान घरेलू राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, साथ ही राष्ट्रवादी भावना को भी मजबूत करते हैं और सरकार की दृढ़ता को दिखाते हैं। भारत सरकार का रुख साफ है कि पीओके हमारा हिस्सा है और उसे वापस लेना होगा। सिंध के बारे में भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दावा मजबूत है। 1947 में जो बंटवारा हुआ उसकी पीड़ा आज भी लाखों सिंधी परिवारों में जिंदा है। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे विस्तारवाद का संकेत मान रहे हैं। पाकिस्तान के समर्थक इसे भारत की आक्रामक नीति करार दे रहे हैं, जबकि भारतीय नागरिक इसे देश के आत्मसम्मान की आवाज बता रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस बयान को लेकर डर की आवाजें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि सिंध प्रांत में पहले से ही सिंधी राष्ट्रवादी ताकतें सक्रिय हैं और अगर भारत की तरफ से भी ऐसे बयान आते रहे तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकती है। राजनाथ सिंह और अमित शाह के बयान दिखाते हैं कि भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं रहना चाहता। पीओके से लेकर सिंध तक सरकार साफ कर रही है कि बंटवारे के घाव अभी भरे नहीं। भारत की विदेश नीति अब ज्यादा मुखर और दृढ़ हो रही है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि यह भी सच है कि ऐसे बयान दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकते हैं, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है। हम कोई विस्तारवादी नीति नहीं चला रहे, बल्कि अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को सामने ला रहे हैं
और अगर पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता रहेगा तो भारत अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। राजनाथ सिंह का यह बयान एक संदेश है। बॉर्डर कागज की लकीरें हैं, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के धागे कभी नहीं टूटते, और ये धागे आज भी सिंध और पीओके को भारत से जोड़े हुए हैं। कुछ गांठें हैं इनमें, क्या पता कब खुल जाए। 20 नवंबर की रात नाइजीरिया के नाइजर स्टेट का पापीरी गांव, रात के करीब 2 बजे हथियारबंद लोगों का एक ग्रुप सेंट मैरीज कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में घुसा और वहां मौजूद 303 बच्चों और 12 टीचर्स को उठाकर ले गया। इनमें सबसे छोटे बच्चे 8 साल के थे और सबसे बड़े 18 साल के। ये वो स्कूल है जहां कुल 600 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, यानी आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को रातों रात उठा लिया गया। अब तक किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने इस किडनैपिंग की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि करीब 50 बच्चे अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग निकले और अपने माता पिता के पास पहुंच गए, लेकिन बाकी बच्चों को बचाने के लिए सरकारी टीम्स और लोकल हंटर्स मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन किडनैपिंग की अकेली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले ही पास के एक और राज्य के स्कूल से 25 लड़कियों को उठा लिया गया था। और अगर हम 2025 की बात करें तो जनवरी से अक्टूबर तक सिर्फ 10 महीनों में नाइजीरिया में 7,000 से ज्यादा क्रिश्चियंस के मारे जाने की रिपोर्ट्स आई हैं। इसके अलावा करीब 7,800 लोगों को किडनैप किया गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ऐलान किया कि अगर नाइजीरिया की सरकार क्रिश्चियंस की हत्याओं को नहीं रोकती तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन ले सकता है। ट्रंप ने कहा कि नाइजीरिया में क्रिश्चियनिटी को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी अस्तित्व का खतरा झेलना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने अपनी आर्मी को तैयार रहने का निर्देश दे दिया है। नाइजीरिया में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच झड़पें कोई नई बात नहीं है। यह तनाव 1953 से चला आ रहा है, लेकिन 2009 के बाद से हालात और भी खराब हो गए जब बोको हराम नाम का इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सामने आया। बोको हराम का मकसद है नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट बनाना। यह ग्रुप नाइजीरियन आर्मी के खिलाफ लड़ता है और गांवों को तबाह करता है। यह ग्रुप क्रिश्चियंस, स्टूडेंट्स और उन सभी लोगों को अपना दुश्मन मानता है जो इस्लाम के खिलाफ है या इस्लाम को नहीं मानते। सिर्फ सितंबर 2025 में बोको हराम ने बोर्नो स्टेट के दारुल जमाल गांव पर हमला किया, जिसमें 63 लोग मारे गए, जिसमें 5 सैनिक भी शामिल थे। लेकिन बोको हराम अकेला नहीं है। नाइजीरिया में फुलानी मिलिटेंट्स भी बहुत एक्टिव है। फुलानी असल में मुस्लिम चरवाहे हैं जो अपने मवेशियों के लिए चारागाह और पानी की तलाश में घूमते हैं। जुलाई 2024 में ही फुलानी हमलावरों ने एक हफ्ते में कम से कम 19 क्रिश्चियंस को मार डाला। इन हमलों में वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपनाया था। अब सवाल उठता है कि आखिर ये झगड़ा इतना पुराना और खूनी क्यों है। दरअसल नाइजीरिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है। उत्तरी नाइजीरिया जहां ज्यादातर मुस्लिम्स रहते हैं और दक्षिणी नाइजीरिया जहां ज्यादातर क्रिश्चियंस रहते हैं। 1999 में डेमोक्रेसी वापस आने के बाद उत्तरी नाइजीरिया के कई स्टेट्स ने शरिया यानी इस्लामिक लॉ लागू कर दिया। 2000 से 2002 के बीच जब शरिया लागू हुआ तो क्रिश्चियंस को डर लगने लगा कि उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। उन्हें लगा कि मुस्लिम्स उन पर इस्लामिक लॉ थोपेंगे। इसके बाद दोनों कम्युनिटीज के बीच दंगे हुए जिनमें हजारों लोग मारे गए। लेकिन सच्चाई सिर्फ धर्म की नहीं है। नाइजीरिया में ये झगड़े जमीन, पानी, चारागाह जैसे रिसोर्सेज को लेकर भी हैं। फुलानी चरवाहे अपने मवेशियों के लिए जगह चाहते हैं, जबकि वहां क्रिश्चियन फार्मर्स खेती करते हैं। दोनों के बीच टकराव होता है और फिर यह धार्मिक रंग ले लेता है। ब्रिटिश कॉलोनियल नीतियों ने भी इस समस्या को और बढ़ाया। ब्रिटिश राज में इनडायरेक्ट रूल की पॉलिसी थी, जिसमें धर्म और जातियों के आधार पर लोगों को बांटा गया। इससे धार्मिक पहचान और मजबूत हो गई और राजनीति में भी धर्म का इस्तेमाल होने लगा। अब बहुत जरूरी सवाल यह है कि क्या सिर्फ क्रिश्चियंस को ही मारा जा रहा है या मुस्लिम्स भी मर रहे हैं। तो इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हालात बहुत उलझे हुए हैं। बोको हराम और फुलानी मिलिटेंट्स वैसे तो क्रिश्चियंस को निशाना बनाते हैं, लेकिन इनके हमलों में मुसलमान भी मारे जाते हैं। गौर से देखा जाए तो बोको हराम के सबसे ज्यादा शिकार मुसलमान ही हैं, क्योंकि ये ग्रुप मुख्य रूप से मुस्लिम इलाकों में ऑपरेट करता है। नाइजीरिया वॉच डेटाबेस के मुताबिक बहुत से पीड़ितों की धार्मिक पहचान तक पता नहीं चल पाती। करीब 51% सिविलियन विक्टिम्स और 10% नॉन सिविलियन विक्टिम्स का धर्म ही नहीं पता।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नाइजीरिया की हिंसा को सिर्फ क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम कहना बहुत आसान है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। असली वजह है जातीय दुश्मनी, जमीन के झगड़े, अपराध और गरीबी। धर्म तो बस ऊपर से दिखता है, असली लड़ाई रिसोर्सेज की है। नाइजीरिया की सरकार इन हमलों को रोकने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन बहुत कामयाब नहीं हो पा रही। अब तक सरकार बोको हराम को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि नाइजीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस और कुछ मुस्लिम पॉलिटिशियंस का बोको हराम से कनेक्शन है, या फिर इन्हें रोकने में वो दिलचस्पी नहीं रखते। राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने हाल ही में G20 के लिए अपनी साउथ अफ्रीका की यात्रा तक कैंसिल कर दी, ताकि वो इस किडनैपिंग केस पर ध्यान दे सके। सरकार ने रेस्क्यू टीम्स भेजी हैं और लोकल हंटर्स की भी मदद ली जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार का एक बयान भी विवादित रहा। नाइजर स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ने कहा कि सेंट मैरी स्कूल ने गवर्नमेंट को बताए बिना और क्लियरेंस लिए बिना स्कूल खोल दिया था, जिससे बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। यानी सरकार कह रही है कि उन्हें इलाके में खतरे की जानकारी थी, लेकिन स्कूल ने उसे इग्नोर किया। अब एक मुश्किल सवाल, क्या अमेरिका सच में नाइजीरिया में घुसकर मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है? इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहली बार अमेरिका को इसके लिए लीगल आधार चाहिए। 2001 का ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स या फिर प्रेसिडेंट की संवैधानिक शक्तियां, दोनों में से कोई भी इस केस में ठीक से लागू नहीं होती, क्योंकि नाइजीरिया में ईसाइयों का मारा जाना एक मानवीय संकट है, ना कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा। ना तो बोको हराम ने अमेरिका पर हमला किया है, ना ही वो अमेरिकन सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से नाइजीरिया की इंटरनल प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अमेरिका के पास अफ्रीकॉम यानी अफ्रीका कमांड ने जो ऑप्शंस दिए हैं, वो ज्यादातर नाइजीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पार्टनरशिप बढ़ाने के बारे में है। लेकिन लेही लॉ के तहत अमेरिका उन सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद नहीं कर सकता जिन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप हो। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू और विदेश मंत्री यूसुफ टुगर ने ट्रंप के बयानों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि नाइजीरिया में जो हिंसा हो रही है वो संसाधनों की लड़ाई है, जिसे जानबूझकर धार्मिक उत्पीड़न के रूप में पेश किया जा रहा है। नाइजीरिया की सरकार ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका मदद करना चाहता है तो स्वागत है, लेकिन नाइजीरिया की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना होगा। अब यह समझना जरूरी है कि अमेरिका और नाइजीरिया के बीच रिश्ते कैसे हैं। तो 2024 में दोनों देशों के बीच $13 बिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। नाइजीरिया अमेरिका का अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अमेरिका मुख्य रूप से नाइजीरिया से तेल खरीदता है। दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनीज नाइजीरिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन वहां बिजली की कमी और 67 तरह के अलग अलग टैक्सेस जैसी समस्याएं हैं, तो नहीं कर पा रही हैं, मुश्किल आ रही है। इसके अलावा ट्रंप ने पहले से ही नाइजीरिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि नाइजीरिया में मिलिट्री एड पर रोक लग सकती है। इसे लेकर इसी हफ्ते नाइजीरिया के सिक्योरिटी एडवाइजर मालम मोहम्मद वॉशिंगटन में अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी और स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिले हैं। नाइजीरिया में 2019 से 2023 के बीच करीब 17,000 ईसाई मारे गए हैं। 2025 के सिर्फ 7 महीनों में 7,000 से ज्यादा। इन आंकड़ों के पीछे तबाह हुए परिवार हैं, जले हुए गांव हैं और विस्थापित कम्युनिटीज हैं। लेकिन यह भी सच है कि मुसलमान भी इसी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि नाइजीरिया की इस त्रासदी का हल क्या है? अमेरिका की धमकियां या नाइजीरिया की सरकार की कोशिशें, या फिर कुछ और? शायद जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक गरीबी है, बेरोजगारी है और जमीन और पानी के झगड़े हैं, तब तक बंदूकें चलती रहेंगी, चाहे वो किसी भी धर्म के नाम पर क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, जब तक नेता वोट पाने के लिए धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक ये आग बुझने वाली नहीं। दिल्ली में एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। होना भी चाहिए, जैसे हालात बने हुए हैं उसमें सरकार से सवाल तो पूछे जाने चाहिए। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में कुछ अजीब सा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। वहां जो नारे लगे वो सुनकर सब हैरान रह गए। लोग साफ हवा की मांग करने आए थे, लेकिन बीच में हिडमा अमर रहे और लाल सलाम के नारे लगने लगे, वो भी उस हिडमा के लिए जो एक खतरनाक नक्सली कमांडर था। अब सवाल यह है कि प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में नक्सलियों का समर्थन कैसे?
23 नवंबर रविवार की शाम इंडिया गेट के पास काफी भीड़ जमा हुई। युवाओं ने प्रदूषण के खिलाफ नारे लगाए, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने हिडमा के पोस्टर भी लहराए। पुलिस जब उन्हें हटाने लगी तो उन लोगों ने पुलिस पर मिर्ची स्प्रे कर दिया, जिसमें 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ी, सड़क पर बैठ गए और ट्रैफिक जाम कर दिया। पुलिस फोर्स ने सभी प्रदर्शनकारियों को काबू किया और मिर्ची स्प्रे करने वाले 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें से कुछ इंडिया गेट से और कुछ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर से पकड़े गए। सभी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि जिन्होंने हिडमा के समर्थन में नारे लगाए उन्हें पहचाना जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसका भी अन्वेषण जारी है और अन्वेषण में इसमें गहनता से जांच की जा रही है और निश्चित ही इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो पुलिस के खिलाफ बल प्रयोग करना, रोड जाम करना, स्प्रे का, चिल्ली स्प्रे का यूज करना, इन तमाम धाराओं के अंदर एफआईआर रजिस्टर की गई। अब जरा उस हिडमा के बारे में जान लीजिए जिसके लिए युवाओं ने नारे लगाए। माडवी हिडमा एक सीनियर नक्सल कमांडर था। वो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 का मुखिया था, जिसे सबसे खतरनाक स्ट्राइक यूनिट माना जाता था। हिडमा 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा में पैदा हुआ था। उसने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन जंगल की लड़ाई में वो माहिर था। हिडमा 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। 2010 में दंतेवाड़ा में जब 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। 2013 में झीरम घाटी में 27 लोग मारे गए। 2021 में सुकमा बीजापुर में 22 जवान शहीद हुए। इन सभी में हिडमा का हाथ था। उसके सिर पर 50 लाख रुपए का इनाम था। सिक्योरिटी फोर्सेस उसे बस्तर का भूत कहती थी, क्योंकि वो भूत की तरह घने जंगलों में छुपकर काम करता था। 18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के मारेदुमिल्ली जंगल में इनकाउंटर में हिडमा मारा गया। इसी इनकाउंटर के खिलाफ और हिडमा के समर्थन में इन लोगों ने प्रदर्शन किया। जो इंसान इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार हो, उसके लिए इतनी हमदर्दी, वो भी देश की राजधानी में, वो भी प्रदूषण जैसे मुद्दे की आड़ में। गौर से सोचने की बात है, आखिर ये अर्बन नक्सल किस कदर हमारे समाज में घुस चुके हैं। अर्बन नक्सल वो लोग जो शहरों में रहकर नक्सली विचारधारा फैलाते हैं। ये पढ़े लिखे होते हैं, शहरों में अच्छी जॉब करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन गुपचुप तरीके से माओवादी एजेंडा चलाते हैं। इंडिया गेट के प्रोटेस्ट में जो लोग आए, उन्होंने प्रदूषण का बहाना बनाया, लेकिन असली मकसद हिडमा जैसे नक्सलियों को हीरो बताना था। ये तरीका पुराना है। किसी सामाजिक मुद्दे का इस्तेमाल करो, भीड़ जुटाओ और बीच में अपना राजनीतिक या विचारधारात्मक एजेंडा घुसा दो। दिल्ली में प्रदूषण सच में बड़ी समस्या है। AQI लगातार 400 के करीब है, जो बेहद खराब कैटेगरी में आता है। लोग सांस नहीं ले पा रहे, बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। हम लोग हर दिन सड़क पर प्रदूषण के मुद्दे को उठाते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, क्योंकि ऐसे में लोगों को साफ हवा की मांग करने का पूरा हक है। लेकिन जब कोई इस गंभीर मुद्दे को नक्सलवाद से जोड़ने लगे तो पूरी बात बदल जाती है। लोगों को सोचना चाहिए कि हिडमा और उसके साथी क्या करते थे। वो स्कूल जलाते थे, आदिवासियों से वसूली करते थे, जवानों को मारते थे, सड़कें और एम्बुलेंस तक नहीं छोड़ते थे। उन्हें हीरो बताना कैसे सही हो सकता है? दिल्ली पुलिस अब जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस प्रदर्शन के पीछे कौन लोग थे, किस संगठन से ताल्लुक है इनका, और क्या ये प्लान था या सिर्फ कुछ लोगों की हरकत। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि भाई बहुत सारी भीड़ है, कुछ लोग उसमें घुस जाते हैं और अपना कुछ एजेंडा चला देते हैं। तो इस पर जांच होगी। पिछले कुछ सालों में शहरों में ऐसे प्रदर्शन तेजी से बढ़े हैं, जहां असली मुद्दा कुछ और होता है पर नारे कुछ और लगते हैं। तो हम सबको, खासकर मीडिया को भी और सोसाइटी को, आप सबको इसको लेकर जागरूक होना होगा कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, क्या वो मुद्दा सही है या गलत, और उसकी आड़ में जो दूसरे एजेंडा चलाए जा रहे हैं उन पर भी नजर रखिए। 25 नवंबर को एक बार फिर देश और दुनिया की नजरें अयोध्या पर टिकी होंगी। राम मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर पहली बार केसरिया ध्वज फहराया जाएगा। ये सिर्फ एक झंडा लगाना नहीं है, ये त्रेता युग की परंपरा को फिर से जिंदा करने जैसा है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। सबसे खास बात यह है कि यह ध्वजारोहण विवाह पंचमी के दिन होगा, वो भी अभिजीत मुहूर्त में। विवाह पंचमी वो पवित्र दिन है जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। अभिजीत मुहूर्त
सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। ज्योतिषियों के हिसाब से यह समय सबसे शुभ और मंगलकारी है। इसे दिन का सबसे ताकतवर मुहूर्त माना जाता है। याद कीजिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी अभिजीत मुहूर्त में ही हुई थी, इसलिए ध्वजारोहण के लिए भी यही समय चुना गया है। पूरे वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ ये धर्म ध्वजा लहराया जाएगा। अयोध्या में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। राम मंदिर परिसर के गेट नंबर 11 से मेरी सहयोगी शिवांगी की ये रिपोर्ट देखिए। इसके लिए तैयारियां पूरी है। देश विदेश से तैयारियां की जा रही हैं। कहीं पर फूलों की टोकरी मंगाई गई है, फूलों से द्वारों को सजाया गया है। हमारी मौजूदगी इस वक्त गेट नंबर 11 पर है, जहां से सभी वीआईपी मूवमेंट, वीआईपी एंट्रीज होनी है। ये ठीक बिरला आश्रम के सामने वाला मार्ग है और यहाँ से थोड़ा आगे आप जाएंगे तो गेट नंबर 3 और फिर उसके आगे मुख्य द्वार है, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी। आप भी कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? कनाडा से आई हूँ। आप कनाडा से आई हैं। देखिए, कनाडा से भी, विदेशों से भी लोग देखने के लिए आए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। बहुत खुश है हम यहाँ पर आके, और माननीय मोदी जी आ रहे हैं और भी खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहले भी आई हैं अयोध्या? मैं पिछले साल आए थे। पिछले साल आई थी, पर अब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मंदिर, भव्य मंदिर बाद। सिर्फ मुख्य मंदिर पर ही नहीं, राम मंदिर परिसर में बने 7 और मंदिरों पर भी केसरिया ध्वज फहराए जाएंगे। उन सभी ध्वजों में बीच में सूर्यदेव और ओंकार बने होंगे। पूरा परिसर एक ही आस्था के रंग में सजेगा। इस पूरे आयोजन को त्रेता युग की परंपराओं की पुनर्स्मृति के रूप में देखा जा रहा है। जैसे हजारों साल पहले अयोध्या में ध्वज लहराते होंगे, वैसे ही वो दिन फिर लौट आएंगे। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, एक अद्भुत दृश्य होगा जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। इस खास मौके पर अयोध्या में 600 किलो प्रसाद भी बनाया जा रहा है। मेरी सहयोगी सपना शुक्ला की ये एक और रिपोर्ट देखिए। जब हजारों की संख्या में यहाँ पर कल मेहमान मौजूद होंगे तो उनको प्रसाद स्वरूप क्या दिया जाएगा वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ कुछ मिठाई आपको नजर आएगी। कल जब यहाँ से मेहमान जाने लगेंगे तो उनको यही प्रसाद स्वरूप दिया जाएगा। पूरा एक पैकेट तैयार किया जा रहा है। हम आपको एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये लड्डू, ये गोंद के लड्डू बनाए गए हैं। ये कौन सी मिठाई है? बादाम बर्फी बनाई गई है। ये भुजिया बनाई गई है, मिक्सचर है। ये कचौड़ी बनाई गई है, मटर कचौड़ी है, ये कलाकंद है। तो ये सारी मिठाई तैयार की गई है। और बड़ी बात यह है कि जैसे कलाकंद एक ऐसी मिठाई होती है, अगर किसी ने मान लीजिए व्रत भी रखा हुआ है, क्योंकि विवाह पंचमी है, कई लोग व्रत भी रखते हैं विवाह पंचमी पर, तो वो व्रत रखते हैं तो कलाकंद खा सकते हैं। अब बादाम बर्फी भी उनमें से ही एक है। हम आपको पैकेट कैसे तैयार हो रहा है वो दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा पैकेट जरा एक बार दिखाएं। ये पैकेट आप देख सकते हैं, इसमें राम जन्मभूमि का ये यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या क्या इस पैकेट में, जरा मुझे बताएंगे इधर आके, क्या क्या इस पैकेट में? चना है, हाँ, मिक्सचर है, हाँ, कचौड़ी है, हाँ, बादाम बर्फी है, हाँ, गोंद लड्डू है, हाँ, चटनी है। ये पैकेट पूरा तैयार किया है। ये तैयार। शायद आप भी सोचते हो कि आखिर मंदिरों पर ध्वज लगाना इतना खास क्यों होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों में लिखा है कि मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाना मंगल का सूचक है। रामचरितमानस में कहा गया है कि बंधन व पताका केतु और शिव बनाए मंगल हेतु, अर्थात ध्वज स्वयं मंगल का सूचक है। ये सिर्फ एक झंडा नहीं होता, ये धर्म की विजय और आस्था की शक्ति का प्रतीक होता है। मंदिर पर लहराता हुआ केसरिया ध्वज बताता है कि मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। ये करोड़ों राम भक्तों की अटूट आस्था की जीत है। सदियों के संघर्ष के बाद सत्य की विजय है। जब मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहराता है तो वो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि धर्म की जय और भावनाओं के सम्मान का सबसे बड़ा निशान बन जाता है। आज की अयोध्या बता रही है कि धैर्य का फल कितना मीठा होता है और आस्था की ताकत कितनी अडिग होती है। विवाह पंचमी के पावन दिन अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच जब भगवा ध्वज आकाश को छुएगा तो हम सब इस अद्भुत पल के साक्षी बनेंगे। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही। आपसे इजाजत चाहूंगी, लेकिन चलते चलते कुछ यादगार तस्वीरों के जरिए कड़क की पूरी टीम की तरफ से धर्मेंद्र जी को भावभीनी श्रद्धांजलि।